केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से कुछ कारणों की वजह से आपको केमिस्ट्री के वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको केमिस्ट्री की वीडियोस एक इंटरवल में मिल सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के वीडियो की। और पिछले वीडियो में हमने शुरुआत किया था धातु कर्म की, मेटलर्जी की, जिसके अंतर्गत मैंने विभिन्न अयस्कों के नाम आपको बताए थे रासायनिक सूत्र के साथ। आज के इस वीडियो में हम धातु कर्म के पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब धातु कर्म में, मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके संबंध में जितने भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं या जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैं आपको कवर करके देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि धातु कर्म किसे कहते हैं, मेटलर्जी किसे कहते हैं। तो सीधा हमको ये समझना है कि अयस्क से हमको धातु चाहिए, है ना। अब अयस्क एक से अधिक तत्वों का क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, जिसमें से हमको हमारे उपयोगी तत्व निकालने होते हैं। क्लियर है। तो अयस्कों से तत्वों के निकलने की प्रक्रिया, या माफ़ कीजिए धातुओं के निकलने की प्रक्रिया कहना चाहिए। तो किसी भी अयस्क से धातुओं के निकलने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। कोई भी अयस्क है उसमें से हमको धातुओं को निकालना है, अपने काम की धातुओं को निकालना है, तो इस प्रक्रिया को धातु कर्म या मेटलर्जी कहा जाता है। एकदम क्लियर है, क्योंकि डेफिनेशन आपको कहीं लिखना नहीं है, आपको जो भी तथ्य है उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए एग्ज़ाम में प्रश्न बनाने के लिए, जैसे कि हम टारगेट कर रहे हैं मुख्य रूप से ACF जैसे एग्ज़ाम को, है ना। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों आज का वीडियो, देखिएगा। धातु कर्म के पूरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, धातु कर्म या मेटलर्जी क्या है, किसी भी अयस्क में से धातु के निकालने की प्रक्रिया को, धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को, धातुओं के पृथक्करण की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है। अब इस धातु कर्म में, मतलब किसी भी अयस्क से जब हमको धातु निकालना है तो कौन कौन सी हमको विधि अपनानी है या कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, देखते जाइएगा। सारे जो स्टेप्स हैं, पद होंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले, देखिएगा। किसी भी अयस्क में से धातु को अगर निकालना है तो उसमें निम्नलिखित स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले उस अयस्क को पीसना पड़ेगा। कोई भी अयस्क है, पत्थर के रूप में होगा, बड़े पत्थर के रूप में होगा, छोटे पत्थर के रूप में होगा, उसे हमको पहले बारीक चूर्ण के रूप में पीसना पड़ेगा। तो पहला पद क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, अयस्क को पीसना। दूसरा पद होगा अयस्क का सांद्रण। सांद्रण मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जिसे हम विस्तार में आज चर्चा करने वाले हैं। यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। ठीक है। तीसरा पद होगा सांद्रित अयस्क का, मतलब यहाँ पर अयस्क का सांद्रण कर लिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन हमने कर लिया, उसके बाद जो भी सांद्रित अयस्क मिला है उससे धातु का निष्कर्षण करना। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और अंतिम स्टेप होता है धातु का शुद्धिकरण, मतलब जो सांद्रित अयस्क था उसमें से धातु हमने निष्कर्षण कर लिया तीसरे स्टेप में, तो जो भी मिला उसको फिर प्योरीफाई करना, ठीक है, रिफाइंड करना, क्या होगा, धातु का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन और रिफाइनमेंट ऑफ ओर्स। क्लियर है, या मेटल्स। ठीक है, जो भी मेटल प्राप्त हुआ है उसका और शुद्धिकरण करना। क्लियर है इस बात, इतनी बातें क्लियर है आपको। तो ये चार हमको पद, स्टेप्स फॉलो करने होते हैं किसी भी अयस्क से धातुओं को निकालने के लिए, किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इतनी बातें क्लियर है। तो देखिए, अयस्क को पीसना सिंपल है। तो पहला स्टेप, मतलब किसी भी अयस्क को जो पत्थर के रूप में है, चट्टान के रूप में है, उसे हम बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं। ये पहला स्टेप हो गया, तो इसमें कोई डिटेल हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है। दूसरा स्टेप से हमको चालू करना पड़ेगा और काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और वही हमारा आज का टॉपिक है। क्या है, अयस्क का सांद्रण। सभी मेथड, सभी पद जो है, सभी स्टेप है, पूरे डिटेल में कवर करेंगे। आज का हो गया क्या, अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स मतलब सबसे पहले पद में करते क्या है, देखिए पहले पद में तो पीस लिया, पीसने के बाद क्या है, अब जो पीसा हुआ चूर्ण है उसमें मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, रेत भी है, बालू भी है, सारी चीज़ें हैं मेटल के साथ में।
ठीक है, जब हमने पाउडर बनाया सभी प्रकार की अशुद्धि है इसमें, ठीक है, और मेटल धातु भी है। तो ये बारीक चूर्ण जब मिल गया, अब उसमें से क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे। मतलब जो बहुत ही ऊपरी टाइप की अशुद्धि है, रेत हो गए, बालू हो गए, कंकड़ पत्थर हो गए, इन सबको हटाना है। तो इन सबको हटाने की ही प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। मतलब जब रेत के कण, बालू के कण, ठीक है, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीज़ें जब हम हटा लेंगे तो अयस्क का सांद्रण हो जाएगा। ठीक है, एक सांद्रित, एक कॉन्सेंट्रेटेड आपको और मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर लिखा है मैंने, अयस्क में सामान्यतः बालू, कंकड़ पत्थर, मिट्टी या अनुपयोगी सिलिकेट अशुद्धियों के रूप में होते हैं और इन्हीं अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग। क्या कहा जाता है, गैंग, ध्यान रखिएगा, या अघात्री, गैंग या अघात्री, ध्यान रखिएगा, हिंदी में अघात्री। ठीक है, तो इतना हिंदी जाने की जरूरत नहीं है, गैंग आप याद कर सकते हैं। अब क्या होगा उसके बाद, देखिए इन अशुद्धियों को हटाना है, ठीक, तो हटाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ओर का, बता दिया मैंने। अब एक और चीज कि इस अयस्क का जो सांद्रण होगा उसकी विधि क्या क्या होगी, और अलग अलग विधियां क्यों, एक ही विधि से क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब है अगले लाइन में, देखिएगा। अयस्क की विधि धातु के प्रकार पर और अयस्क के भौतिक गुणों के अंतर पर निर्भर करता है, कि जो भी विधि हम उपयोग में ला रहे हैं अयस्क का सांद्रण करने के लिए, वो इन बातों पर निर्भर करती है। पहली बात यह है कि धातु का प्रकार क्या है, धातु के प्रकार के आधार पर भी विधि परिवर्तित होती है। देखेंगे हम आगे जाके कि कौन सा मेथड, कौन सी विधि किस धातु के लिए प्रयोग में लानी है या किस अयस्क के प्रयोग में लानी है। ठीक है, और अयस्क के भौतिक गुणों में अंतर के आधार पर भी निर्भर करेगा कि विधि क्या होगी सांद्रण के लिए। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, जो ऊपरी तौर पर अशुद्धि होती है ना, उसको हटाना है। तो ऊपरी तौर पे अशुद्धि क्या क्या हो सकती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वो सबको हटा दिया तो क्या मिला, कॉन्सेंट्रेटेड, एक सांद्रित अयस्क मिला। लेकिन अभी भी उसमें अशुद्धियाँ हैं जो सूक्ष्म रूप से घुली हुई है, उसको भी हटाना है। बात समझ में आई? अभी ऊपरी तौर पे हम हटा रहे हैं अशुद्धि को, उसे सांद्रण कह रहे हैं। फिर जो सूक्ष्म अशुद्धि होगी यौगिक के रूप में जो उसमें मिली होगी, उसे फिर से आगे हटाएंगे जब हम देखेंगे निष्कर्षण बाद में। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए अब आगे। अब विधियां मैंने लिख दिया अगला। ठीक है, पहली विधि है, हमको कुल 5 विधि पढ़नी है। ठीक, पहली विधि है द्रवीय धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। द्रवीय धावन मतलब एक चीज समझ में आ गया, द्रव से धोना है, द्रवीय धावन, या गुरुत्वीय पृथक्करण, इसे ही कह रहे हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इंग्लिश में हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक, एक ही है। देखिए क्या करते हैं, यह विधि अयस्क तथा गैंग के अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है। मतलब जो भी अशुद्धि होगी, ठीक, उसकी घनत्व, डेंसिटी, उसका घनत्व, डेंसिटी, और अयस्क मतलब जिससे हमको मतलब है, मतलब अयस्क से यहाँ पर मतलब वो धातु से है जिससे हमको मतलब है, जो हमको चाहिए। तो इन दोनों के घनत्व में अंतर होना चाहिए, और अगर पर्याप्त अंतर है इनके घनत्वों में, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है, इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है इसके संबंध में बात याद, कि इस विधि, यह विधि जो है अयस्क तथा गैंग के अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है। कैसे करेगी मैं आपको बताऊंगा, विधि भी बताऊंगा, सुनते जाइए बस, यह भी फैक्ट है। ठीक है, अपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ डेंसिटी भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी ये शो करता है कि कोई भी पदार्थ या बोलना चाहिए मेटल जो है वो कितना घना है। कितना घना है मतलब जो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में, आयतन में कितना उसका वेट है। ठीक है, द्रव्यमान है उसका, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक, मतलब सीधा सीधा एक चीज़ समझ लीजिए, जितनी ज़्यादा घनत्व होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, उतना वह तत्व या पदार्थ भारी होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कौन कौन से तत्वों के लिए इस विधि को प्रयोग में लाना है। तो देखिए, इस विधि से सामान्यतः आयरन, पीबी मतलब लेड
और Sn मतलब टीन के ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। पहले तो यहाँ से 3 आपको तत्वों के नाम याद रखने हैं जिससे इस मेथड के थ्रू सांद्रण किया जाना है। एक है आयरन, फिर Pb मतलब लेड और फिर Sn मतलब टीन। ठीक है, तो इन तीनों का नाम याद करते हुए आपको ध्यान में रखना है ऑक्साइड तथा कार्बोनेट भी होने चाहिए। मतलब यहाँ पर ऑक्साइड जो भी अयस्क ऑक्साइड के रूप में है या कार्बोनेट के रूप में उसका सांद्रण हो रहा है, और किसके ऑक्साइड और किसके कार्बोनेट का सांद्रण किया जाना है, तो आंसर आएगा आयरन और लेड और टीन के ऑक्साइडों का और कार्बोनेटों का सांद्रण किया जाना है। तो 2 तथ्य यहाँ पर मैंने समाहित कर दिए कि कौन कौन से तत्व शामिल होंगे इस विधि में या किसके लिए किया जाना है, और ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों के लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाने वाली है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है दूसरा फैक्ट? ठीक है, तो अब इसमें देखिए कैसा होता है। अब ये जितने भी तत्व हैं देखिएगा, आयरन हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया, जितने भी धातु कहना चाहिए, तत्व कहना चाहिए, जो भी है, इनकी जो अपेक्षिक घनत्व होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिस भी तत्व की डेंसिटी ज़्यादा होगी इस विधि का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। होने क्या वाला है, अब द्रवी धावन है। जब बारीक पीसे हुए चूर्ण को, ठीक है, बारीक पीसे हुए अयस्क को हम एक पानी की धार के सामने रख देते हैं, तो पानी का धार क्या करेगा, पानी का धार जो अशुद्धियां हैं जिनका घनत्व कम है, इन तत्वों से उसको पानी दूर तक बहाकर ले जाएगा, क्योंकि कम है वेट उसका, घनत्व कम होने से, अशुद्धियों के घनत्व कम होने से उसका वेट भी कम होगा, मतलब द्रव्यमान भी कम होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो पानी की धार उसे ज़्यादा दूर तक लेके चले जाएगी। क्लियर है? लेकिन जो इसमें उपस्थित तत्व रहेंगे, भारी तत्व जिनकी घनत्व ज़्यादा है, जैसे आयरन, लेड और टीन जिनका घनत्व ज़्यादा है, वो पानी के धार के द्वारा पहले ही रुक जाएंगे, उतने दूर नहीं जाएंगे जितने दूर कौन जा रहा है, अशुद्धियाँ जा रही है। रीज़न समझ में आ गया? रिलेटिव डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये कारण है। तो जो भी मेटल है वो पहले रुक जाएगा धार के द्वारा, पहले हमको प्राप्त हो जाएगा, और जो अशुद्धियाँ हैं जिनका द्रव्यमान कम है, वेट कम है या जिनकी डेंसिटी कम है, वो दूर तक पानी बहाकर उसको ले जाएगी। इस तरीके से अशुद्धियाँ और मेटल का पृथक्करण हो जाएगा और हमको प्राप्त हो जाएगा ये सारे तत्व, ये सारे मेटल्स या धातुएं। एकदम क्लियर? तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जो भी फैक्ट है मैंने आपको इसमें बता दिया है, द्रवी धावन विधि। चलिए अगली विधि को देखते हैं। अगली विधि है द्रवीकरण, लिक्विडेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। देखिएगा क्या करना है। इसमें लिखा है जब अयस्क का गलनांक अशुद्धियों के गलनांक से कम हो, ऐसे तत्वों के लिए यूज़ किया जाना है, ऐसे अयस्कों के लिए यूज़ किया जाना है जिसमें उपस्थित तत्वों का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, उपस्थित अशुद्धियों के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। मतलब जब हम पूरे अयस्क को गर्म करेंगे तो मेटल के, धातुओं के, उसमें उपस्थित धातुओं के गलनांक के कम होने के कारण पहले कौन पिघल जाएगा? पहले पिघल जाएगा धातु, और जब धातु पिघल जाएगा तो पिघले हुए धातु को अलग करके हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना? मतलब अयस्क में दोनों चीज़ें हैं, अशुद्धि भी, धातु भी। धातुओं का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम है, तापमान दिया एक निश्चित तापमान तक, जिससे क्या हुआ, धातु पिघल गया, लेकिन अभी भी अशुद्धि बची हुई है, वो पिघली नहीं है। तो धातुओं को जैसे पिघल गया, जब भी पिघल गया वो, तो धातुओं को हमने अलग कर लिया, और फिर क्या शेष रह गया? अशुद्धि अलग शेष रह गई, जिसे हमने पृथक कर दिया। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया क्या? गला हुआ, मेल्टेड मोल्टन मेटल, पिघली हुई धातु प्राप्त हो गई इस विधि के द्वारा। ठीक है, तो इसके संबंध में याद रखेंगे, कम गलनांक वाली धातु अगर है किसी भी अयस्क में तो इस विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है, द्रवीकरण जिसे कह रहे हैं। द्रवीकरण मतलब द्रव बनाना। किसका द्रव बना रहे हैं? मेटल का द्रव बना रहे हैं, लिक्विड कर रहे हैं उसको, लिक्विडेशन नाम है। क्लियर है? दोनों विधि क्लियर है? चलिए तीसरी विधि की बात करते हैं जल्दी जल्दी। अभी जो आने वाली विधि है दो, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। एक जिसे कहेंगे फेन या झाग प्लवन विधि, और दूसरा है निक्षालन। चलिए बारी बारी से हम इसको डिस्कस करते हैं। फेन या झाग प्लवन विधि, जिसे इंग्लिश में कहना चाहिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। प्लवन मतलब फ्लोट करना, मतलब तैरना,
ठीक है। फेन या झाग को कहते हैं फ्रोथ, ठीक है। तो फेन या झाग प्लवन विधि, जिसे इंग्लिश में कह रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न इससे पूछ लिए जा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देख लीजिए किसके लिए इसको प्रयोग में लाना है, ये महत्वपूर्ण होता है प्रश्न एग्जाम के लिए। तो पीबी मतलब दिख रहा है फिर से लेड, ठीक है। पीबी मतलब लेड, आयरन, जिंक, कॉपर, इतने सारे धातुओं के लिए इस विधि को प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन साथ में आपको दिख रहा है एस 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 इन सभी धातुओं के साथ, जिसका मतलब होता है सल्फाइड, ठीक है। तो इन सब धातुओं के सल्फाइड अयस्क हैं अगर, तो फेन या झाग प्लवन विधि का प्रयोग हमको करना है। इन सभी तत्वों के या इन सभी धातुओं के सल्फाइड अयस्क होने चाहिए। सल्फाइड अयस्क दोनों महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तत्वों के नाम, धातुओं के नाम। अब ये तत्व धातु बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे धातु तत्व हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं दोनों का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इन धातुओं के साथ आपको ध्यान रखना है, मतलब इन्हीं धातुओं को प्रयोग में लाया जाएगा, के संबंध में प्रयोग में लाया जाएगा। साथ ही साथ उनके सल्फाइड होने चाहिए। सल्फाइड पे फोकस करना है इस विधि के लिए, क्लियर है। तो मतलब सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करना है। ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए मैंने पहले बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये द्रवीधावन, क्लियर है बातें। चलिए देखते हैं अब इसके संबंध में कुछ बातें। मेथड में बताऊंगा कैसे होता है, पहले समझ लीजिए फैक्ट। एक संग्राही इसमें प्रयोग में लाया जाता है। अब संग्राही का क्या उपयोग है देखिएगा, जिसे इंग्लिश में हम कह रहे हैं कलेक्टर। कलेक्टर के तौर पे चिड़ या यूकेलिप्टस का तेल यूज़ करना है। चिड़ के तेल को पाइन ऑयल कहा जाता है, पाइन ऑयल। चिड़ के तेल या यूकेलिप्टस के तेल का प्रयोग करना है संग्राही के रूप में। क्या फंक्शन है बताऊंगा, थोड़ा सा रुकिएगा। पोटेशियम इथाइल जेंथेट, ठीक, इतना हम संग्राही के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। क्या क्या? चिड़ या यूकेलिप्टस का तेल, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, या फिर पोटेशियम इथाइल जेंथेट का प्रयोग संग्राही के रूप में हम कर सकते हैं। ये संग्राही क्या करता है? ये संग्राही जो है ना, जो हमको रिक्वायर्ड मेटल है उसके चारों तरफ ऑयल की एक कोटिंग कर देता है। एक तेल, मतलब एक तेल की कोटिंग हो जाती है, तेल से घिर जाता है ये तत्व, ठीक है, इन्हीं तेल के द्वारा, इन्हीं संग्राहियों के द्वारा। इससे क्या होता है कि वो तत्व पानी के द्वारा नहीं भीगते। क्या बोल रहा हूँ मैं? पानी के द्वारा नहीं भीगते। तो यह संग्राही तत्वों के या धातुओं के जल में ना भीगने की टेंडेंसी को बढ़ाता है, ना भीगने की प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। मतलब जब इसका प्रयोग करेंगे तो जो रिक्वायर्ड मेटल होगा, धातु होगा, वो पानी से नहीं भीगेगा, हाँ इस तेल से भीग जाएगा। कैसे होगा प्रयोग बताऊंगा। इतनी बातें क्लियर है, इसका प्रयोग समझ में आ गया। वैसे ही फेन स्थायी कारक का प्रयोग करना है, जिसे फ्रॉथ स्टेबलाइजर कह रहे हैं। मतलब क्या होता है देखिए, जब कभी भी हम झाग उत्पन्न करते हैं किसी भी विलयन में, तो झाग कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। लेकिन इसमें हमको झाग को गायब नहीं करना है, क्योंकि यही मेन रोल प्ले करेगा झाग, फेन, ठीक है। तो इसको हमको बनाए रखना है। इसी कारण फेन को बनाए रखने के लिए, फ्रॉथ को बनाए रखने के लिए फेन स्थायी कारक के तौर पे क्या यूज़ करेंगे? एनिलीन या क्रेसॉल। एनिलीन या क्रेसॉल क्या करेगा? झाग को बनाए रखेगा काफ़ी देर तक, जब तक वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए अब इसमें प्रोसेस क्या होता है। एक कंटेनर होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें मिला देते हैं। संग्राही भी होगा, पानी भी होगा और फेन स्थायी कारक भी होगा। ये सारी चीज़ें मिला देते हैं, ठीक है। और फिर उसमें बारीक पिसा हुआ क्या डाल देते हैं? बारीक पिसा हुआ अयस्क डाल देते हैं। इससे जो उसमें उपस्थित धातुएं हैं, ध्यान रखिएगा, धातुएं जो ये हमको चाहिए वो पानी के द्वारा नहीं भीगेंगे। क्यों? क्योंकि संग्राही यूज़ किया हुआ है, बताया था मैंने। तो पानी के द्वारा नहीं भीगेंगे, लेकिन तेल के द्वारा, जो चीड़ का या यूकेलिप्टस का तेल हम यूज़ करें उसके द्वारा भीग जाएंगे, ठीक है, आसानी से। लेकिन उस बारीक पीसे हुए चूर्ण में जो अशुद्धियाँ होंगी वो जल के द्वारा आसानी से भीग जाएंगी, ठीक है। तो इससे होने क्या वाला है, सुनते जाइएगा। जो भी तेल यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी, घनत्व कम होता है और वो पानी में तैरता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। कभी भी तेल को जब आप पानी में डालेंगे तो तेल ऊपर तैरता है ना। तो इससे क्या होगा, वो कंटेनर है जिसमें ये सारी चीज़ें मिली हुई है, झाग भी है, पानी भी है, तेल भी है, और ये बारीक पिसा हुआ चूर्ण डाल दिया।
जो तत्व है, मेटल है, जब उस विलयन में हम हवा डालेंगे, हवा का प्रवाह करेंगे, एक पाइप के थ्रू अरेंजमेंट होता है, हवा का प्रवाह करेंगे, तो जो ऑयल में भीगा हुआ, तेल में भीगा हुआ मेटल है वो ऊपर तैरते हुए आ जाएगा। ठीक है, झाग के साथ तैरते हुए कहाँ जाएगा? ऊपरी सतह पर आ जाएगा। और जो अशुद्धियाँ हैं, जल के साथ भीगे हुए होने के कारण अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि जल उन अशुद्धियों को नीचे बैठा देगा। ऑयल ऊपर तैर रहा है तो ऑयल ऊपर आ जाएगा झाग के द्वारा, झाग ही ऊपर लेके आ रहा है, और जल जो है अशुद्धियों को नीचे तली पर बिठा देगा अवसाद के रूप में। तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ गई, और जो तत्व चाहिए थे, जो मेटल चाहिए थे, जो धातु चाहिए थी, वो झाग के द्वारा, तेल के द्वारा तैर कर ऊपर आ गई, और उसको अलग कर दिया गया। जो ऊपर तैरते हुए धातु आ गए उसको अलग कर दिया गया छान कर। ये है मेथड। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखना है। संग्राही का भी प्रयोग बता दिया मैंने, फेन स्थायी कारक का भी प्रयोग बता दिया, क्योंकि झाग ही ऊपर ला रहा है, इस कारण झाग बनाए रखना है, इस कारण इसका प्रयोग कर रहे हैं। एनिलीन या क्रेसोल का, एनिलीन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, देख लीजिएगा, C6H5NH2। ठीक है, अब एक और चीज़ लिखा है, डिप्रेसेंट का भी प्रयोग किया जाता है। कब? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा मैंने कहना चाहिए खोज के लाया है, बुक में आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है इतनी आसानी से, तो ये मैंने खोज के लाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिएगा क्या डिप्रेसेंट, अब हिंदी में क्या बोलता है इसको? अवसाद भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या काम कर रहा है देखिएगा इसका। ठीक है, डिप्रेसेंट ऐसे याद कर लीजिए, इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कभी भी दो सल्फाइड अयस्क का मिश्रण हो किसी भी अयस्क में। ठीक है, मतलब दो धातुओं के सल्फाइड का मिश्रण हो, दो धातुओं के सल्फाइड का मिश्रण हो, दो अलग अलग धातुओं के सल्फाइड का मिश्रण हो किसी भी अयस्क में, तो अब कैसे अलग करेंगे उन दोनों धातुओं को? ये समस्या पैदा हो गई। तो जब कभी भी दो धातुओं के सल्फाइड अयस्कों का मिश्रण हो किसी भी अयस्क में, तो उस अयस्क से दोनों धातुओं को अलग करने के लिए डिप्रेसेंट का प्रयोग किया जाता है। और डिप्रेसेंट के रूप में Na2CO3 या फिर NaCN, सोडियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, लिखा हुआ है, जब दो सल्फाइड अयस्क हो, लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं देखिएगा, मैं बताऊंगा, जैसे उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जब हम इन दोनों में से किसी भी एक को यूज़ करते हैं और हमारे पास मिश्रण है, कि उदाहरण के तौर पे मैंने ले लिया PbS मतलब गैलेना, और जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ब्लेंड का हमने उदाहरण ले लिया, मतलब एक ही अयस्क में ये गैलेना भी है, मतलब लेड का भी सल्फाइड है, और जिंक का भी सल्फाइड है, इन दोनों को अलग करना है। अब समस्या पैदा हो गई। ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा देखिए, जब हम सिंपल डिप्रेसेंट के यूज़ किया भी ना करेंगे तो लेड और जिंक दोनों ऊपर आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कैसे करें? हमको मिश्रण थोड़ी चाहिए, अकेला अकेला धातु चाहिए। क्लियर है? तब क्या होगा, जब दोनों के सल्फाइड मौजूद हों तब PbS इस NaCN से क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो PbS मतलब गैलेना NaCN से क्रिया नहीं करेगा। क्रिया कौन करेगा देखिएगा, जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ब्लेंड जो है वो NaCN के साथ क्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, जो है Na2ZnCN4, जिसे कहेंगे सोडियम टेट्रा, टेट्रा क्यों 4 है, टेट्रा साइनोजिंकेट, सोडियम टेट्रा साइनोजिंकेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये जो बनाएगा, और यह कंपाउंड जल में या उस विलयन में घुलनशील होगा। अब ये घुल गया, जिसके साथ जिंक है, जिंक वाला पोर्शन घुल गया। ठीक है, घुल गया, तो बचा क्या? सिर्फ लेड ऊपरी सतह पर, जो झाग के द्वारा ऊपर लाया जाएगा, जैसे पहले देखा था हमने। तो सारी चीज़ें अलग हो गई। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, उसमें घुलनशील हो गया, ये जिंक है मौजूद, इसमें घुलनशील हो गया, और आखिरी में जो Na2S बच रहा है वो अशुद्धि के रूप में तली पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझिए, यहाँ पर ये कंटेनर है, सबसे नीचे वाले तल पे पानी के द्वारा अशुद्धियों को बिठा के यहाँ पर तली में लाया जाएगा। ठीक है, बैठा दिया जाएगा अशुद्धियों को, किसके द्वारा? जल के द्वारा, जो पहले भी हमने देखा था। बीच वाले भाग में यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड घुलनशील रूप में होगा, ये बीच वाले भाग में। और सबसे ऊपर तैरता हुआ कौन पहुंच जाएगा झाग के द्वारा? PbS मतलब लेड, Pb ऊपर, जिसे हम इसको निकाल लेंगे, और ये जो विलयन प्राप्त हुआ है इसको अलग करके उसमें से जिंक निकाल लेंगे।
और आखिरी में बच गई क्या, अशुद्धि, उसको तो हमको चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके से जिंक और लेड पीबी को अलग अलग हम कर पा रहे हैं यहाँ पर। ये यूज़ है डिप्रेसेंट का, एकदम क्लियर। तो ये पूरा मेथड है फेन या झाग प्लवन विधि, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि इसका यूज़ क्या है, और ये एक्स्ट्रा बातें जो बुक में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आगे बढ़े, चलिए अगले मेथड के तौर पे हम देखते हैं निक्षालन, जिसे लीचिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लीचिंग, निक्षालन। अब ये निक्षालन क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, इस विधि को किस धातु अयस्क के लिए हम प्रयोग में लाएंगे, तो समझ लीजिए AuAgAl, मतलब सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग में लाने वाले हैं निक्षालन विधि के साथ। ठीक है, मतलब जब सिल्वर के, गोल्ड के और एल्यूमिनियम के अयस्क होंगे तब निक्षालन विधि का प्रयोग करना है। क्लियर है, Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब सिल्वर, Al मतलब एल्यूमिनियम। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको एक उचित विलायक लेकर अयस्क को घोलना है, अयस्क को घोलना है। ठीक है, और इसमें जो उपस्थित धातुएं होंगी वो घुलनशील होंगी अशुद्धियों की अपेक्षा। मतलब अशुद्धि नहीं घुलेगी, क्या घुल जाएगा, मेटल घुल जाएगा विलयन में। एक उचित विलायक हम प्रयोग में लाएंगे जिसमें ये सबको घोलना है। तो पाउडर को जब घोलेंगे ना तो अशुद्धि नहीं घुलेगी, कौन घुल जाएगा, घुल जाएगा मेटल, धातुएं। और घुले हुए विलयन को अशुद्धियों के साथ, जो अघुलनशील अशुद्धि है उसके साथ पृथक कर लेंगे और फिर हमको मिल जाएगा क्या, धातु। ये प्रिंसिपल पे काम होता है। तो मतलब निक्षालन यही है जो मैंने आपको बताया। जब उचित विलायक में अयस्क अशुद्धियों से अधिक घुलनशील हो, मतलब अयस्क घुलनशील होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि अयस्क घुलनशील है और अशुद्धि घुलनशील नहीं है, तब इस विधि को प्रयोग में ले आइए। ठीक है, तो कब प्रयोग में लाना है, कब प्रयोग में लाना है, जनरली एल्यूमिनियम, गोल्ड या सिल्वर का पृथक्करण इस विधि के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये जो सारे मेटल है ये घुलनशील होते हैं अशुद्धियों की अपेक्षा। ठीक, एक उचित विलायक होना चाहिए, हालांकि ये भी ध्यान रखिए। इतनी बातें क्लियर। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा चांदी का निक्षालन कैसे करते हैं उदाहरण के साथ। वायु की उपस्थिति में फिर से यूज़ करना है NaCN, मतलब सोडियम साइनाइड या KCN, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में इनके द्वारा निक्षालन विधि होने वाली है, निक्षालन होने वाला है चांदी का। ठीक है, तो रिएक्शन मैंने लिख दिया है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। देखिए पहला स्टेप में क्या हो रहा है, सिल्वर के सल्फाइड अयस्क को हमने लिया है, उसको हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, NaCN के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ, जैसे कि उसका प्रयोग करना है हमको पता है। वायु की उपस्थिति में लिखा है, इस कारण यहाँ पर ऑक्सीजन। तो जब इन तीनों का हमने रिएक्शन करवाया तो एक फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला 4NaAgCN2। सोडियम अर्जेंटो, सोडियम अर्जेंटो, सिल्वर को अर्जेंटो कहेंगे यहाँ पर, तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया और एक अशुद्धि मिल गई 4Na2S। तो ये अशुद्धि घुलनशील नहीं होगी, लेकिन ये जो होगा घुलनशील होगा। ठीक है, ये विलय हो जाएगा विलायक में, घुलनशील हो जाएगा, और अशुद्धियों को हम क्या कर लेंगे, फिर अलग कर लेंगे जो घुलनशील नहीं थे। तो ये मिल गया। अब इसका क्या करें भाई, लेकिन इसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं सिल्वर के अलावा, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 2, 4 ये सारे बैलेंस है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो हमको मिला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NaAgCN2, इसको जिंक के साथ क्रिया करवाते हैं। तो ये जिंक क्या करेगा, इसमें से जिंक सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापन अभिक्रिया हो रही है क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है सिल्वर के से, तो सिल्वर जो है प्रतिस्थापित हो जाएगा जिंक के द्वारा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें आ जाएगा यहाँ पर जिंक, और सिल्वर मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड है, मिल गया सिल्वर। ठीक, और यहाँ पर आ गया सिल्वर के बदले जिंक, जो हमको डिज़ायर्ड नहीं है, ये डिज़ायर्ड है, ये चाहिए, हो गया अलग सिल्वर। तो बात समझ में आई। पहले तो विलयन मिला घुलनशील, अब इस घुलनशील विलयन में सिल्वर निकालना है तो जिंक के साथ क्रिया करवा दिया। जिंक अधिक क्रियाशील होने की वजह से सिल्वर को यहाँ से हटा दिया और खुद उसका स्थान ले लिया, और सिल्वर मुक्त अवस्था में प्राप्त हो गया। ये है मेथड। ठीक है, तो ये लीचिंग हो गया आपका, और इस मेथड को कहते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है नाम, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड।
या प्रोसेस। ठीक है, महत्वपूर्ण। वैसे ही सेम मेथड के थ्रू बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। मतलब मेथड का नाम अलग रहेगा लेकिन विधि निक्षालन ही होगी। मतलब उसमें अयस्कों को घोला जाएगा और अशुद्धि अघुलनशील होनी चाहिए, निक्षालन है वो। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को भी अलग करना निक्षालन के द्वारा, लीचिंग के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहेंगे बायर्स प्रोसेस। बायर या बेयर प्रोसेस, जो भी बोलना चाहें। तो बेयर्स प्रोसेस या बायर्स प्रोसेस के द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है निक्षालन के द्वारा, लीचिंग के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। ये रिएक्शन मैंने लिख दिया फिर से, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। ठीक है, तो देखिए Al2O3 एल्यूमिना का रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ, सॉलिड मीडियम, एक्वस मीडियम और H2O, जल की भी उपस्थिति है यहाँ पर। तापमान यहाँ पर दे रहे हैं, तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला जो घुलनशील होगा। फिर इसमें से CO2 के साथ क्रिया करके अलग से हमने प्राप्त कर लिया ये, और ये जो है हमको डिजाइड नहीं है, हमको ये चाहिए Al2O3 2H2O। अब इसमें से क्या करेंगे, फिर जल का निर्जलीकरण करके शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेंगे दूसरे स्टेप के बाद। ठीक है, तो ये दो स्टेप जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 4 आपको स्टेप बता दिए हैं किसी भी धातुओं का या अयस्क का सांद्रण करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए। ठीक है, एक मेथड और छूट गया है जिसे मैं आपको अगले वीडियो के शुरुआत में बता दूंगा, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अगले वीडियो में शुरुआत में बता दूंगा दोस्तों। तो इतनी बातें आपको अच्छे से नोट करनी है, समझनी है। 2-3 बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा सारी बातें। और फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे पढ़ लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे तथ्य मैंने कवर कर दिए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, वैसे भी प्रोसेस से मतलब नहीं, अगर मल्टीपल MCQ हमको बनाना है, मतलब एग्जाम की प्रकृति ऐसी है जिसमें MCQ हमको सॉल्व करना है, तो उसमें हमको मेथड से मतलब नहीं है। जो भी फैक्ट, जो भी प्रयोग में आने वाले तथ्य हैं, वो सारी बातें हमको ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे अगला स्टेप किसी भी अयस्क से धातु निकालने के लिए, और वो होगा सांद्रित अयस्क का धातु निष्कर्षण। ठीक है, सांद्रित अयस्क जो मिला है उससे धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको 5वां मेथड बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।